हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटी एजुकेट। माय नेम इज़ विशाल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पॉलिटी की हिस्ट्री की थर्ड बुक का 15 चैप्टर संविधान एक नई की शुरुआत पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत इससे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बच्चों केंद्र बिखर जाएगा। तो मद्रास के संतनम ने संविधान सभा में क्या कहा कि उस समय क्या बात हो रही थी कि हमें सारी शक्तियाँ या तो केंद्र को देनी होंगी, क्या हमें सारी शक्तियाँ केंद्र को देनी चाहिए। तो उस पर मद्रास के संतनम ने ये कहा कि नहीं, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि केंद्र को अपनी सारी शक्तियाँ दे देने से, केंद्र को देश की सारी शक्तियाँ दे देने से हमारे केंद्र जो शक्तिशाली हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे केंद्र के ऊपर बोझ बढ़ेगा और वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भू राजस्व को छोड़कर सारे अधिकार केंद्र को दिए गए, अंत पैसा नहीं होगा तो राज्य सरकार कैसे चलेगी। तो मतलब उस समय क्या था कि मतलब कई नेता ये कहना चाहते थे कि मतलब सारे टैक्स वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, सारे जितने भी कर हैं सारे करों को केंद्र सरकार ही वसूले। तो इस पर क्या था के संतन ने ये कहा कि आप सारे कर वसूलने का अधिकार तो केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो फिर राज्य सरकार कैसे चलेगी। जब राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपने राज्य का विकास कैसे करेगी, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएगी। के संतनम ने एकल व्यवस्था का समर्थन किया। तो के संतनम जो थे उन्होंने एकल व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिना जांच पड़ताल की सारी शक्तियां केंद्र को दे दी गई तो कुछ ही दिनों में राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। तो मतलब के संतनम ने ये कहा कि अगर आज हम बिना जांच पड़ताल किए सारी जो ताकतें हैं हमारे देश की वो केंद्र सरकार को दे देते हैं तो ये दिन दूर नहीं होगा जब देश की सारी राज्य सरकारें हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। उड़ीसा के सदस्य ने चेतावनी दी कि संविधान में शक्तियों का के बेहिसाब केंद्रीकरण से केंद्र बिखर जाएगा। तो उड़ीसा के एक सदस्य थे संविधान सभा में, उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने संविधान में केंद्र सरकार को और बेहिसाब शक्तियां दे देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे केंद्र पे बोझ बढ़ेगा और हमारा केंद्र बिखर जाएगा। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की जरूरत। घोषणा की कि हम एक शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। मतलब अगर कहीं किसी राज्य में गलत हो रहा है तो उसे फैसला लेने का अधिकार हो, हम ऐसा केंद्र चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा कि केंद्र की शक्तियों में इजाफा करना होगा। अंबेडकर ने कहा कि हमें अपने केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतें देनी होगी जिससे वो हमारे देश में सांप्रदायिकता को रोक सके, क्योंकि उस समय देश में सांप्रदायिक टकराव चल रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ये बात बोली थी। गोपाल स्वामी अय्यर ये भी यही है जिससे वह सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पा सकें, जो मैं आपको बता चुका हूँ। गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण अय्यर ने केंद्र प्रणाली का समर्थन किया। तो दो नेता थे, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण अय्यर, उन दोनों ने ही केंद्र प्रणाली का समर्थन किया। केंद्र प्रणाली क्या कि सारी ताकत केंद्र के हाथ में होनी चाहिए, ज़्यादातर ताकत केंद्र के हाथ में होनी चाहिए। विभाजन से पहले कांग्रेस प्रांतों की स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। मतलब जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस जो थी प्रांतों को आधारिक रूप से दर्जा दिलाने की मांग कर रही थी। दर्जा आधिकारिक कानूनी रूप से विभाजन से पहले कांग्रेस जो थी कानूनी रूप से प्रांतों को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। अब आता राष्ट्रभाषा। 30 के दशक में कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को मान्यता देने की मांग की। तो 1930 के दशक में क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तानी भाषा को मान्यता देने की मांग की। हिंदुस्तानी भाषा कैसी थी, ये एक उर्दू और हिंदी दोनों शब्दों की जो थी मिक्सचर थी, एक तरीके से मतलब मिक्स थी। इसमें कुछ वर्ड हिंदी के बोले जाते हैं, कुछ वर्ड उर्दू के बोले जाते हैं, उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं।
महात्मा गांधी के अनुसार हर व्यक्ति को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हर व्यक्ति के आसानी से समझ सके। मतलब महात्मा गांधी ये मानते थे कि हमें एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हर व्यक्ति को समझ आ सके। उस समय हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते थे, तो उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू को मिलकर बनी थी, ये बता चुका हूँ। यह भारत के बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती थी। मतलब उस समय क्या था कि जो ये हिंदुस्तानी भाषा जो थी, जो मतलब हिंदी और उर्दू को मिलकर बनी थी, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती थी। ज़्यादातर लोग यही बोलते थे। 19वीं सदी के टकराव के कारण हिंदी और उर्दू अलग भाषा बन गई। 19वीं सदी के टकराव के कारण हिंदी और उर्दू अलग भाषा बन गई। तो मतलब 19वीं सदी में जो हिंदू मुसलमानों में जो टकराव हुए, उसके कारण हिंदुओं ने अपनी हिंदी अलग बना ली और मुसलमानों ने अपनी उर्दू अलग बना ली। तो अभी तक साथ साथ बोली जाती थी हिंदी और उर्दू, लेकिन अब क्या हुआ, इस टकराव की वजह से हिंदी और उर्दू अलग अलग हो गए। हिंदी और उर्दू अलग अलग हो गए। अब आता है हिंदी की हिमायत। मतलब हिंदी की हिमायत से आप क्या समझते हैं? हिमायत से आप क्या समझते हैं? मतलब उसकी उसकी तरफदारी करना। जो मतलब संविधान सभा में किन किन लोगों ने हिंदी की तरफदारी की। धुलेकर ने कहा हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा में इस्तेमाल किया जाए। जो बी आर धुलेकर थे, उन्होंने कहा कि जो हम हिंदी भाषा है उसे संविधान निर्माण मतलब संविधान निर्माण की भाषा में इस्तेमाल किया जाए, मतलब संविधान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग फारसी का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ नेता जो थे वो उसमें जो थे फारसी भाषा का समर्थन कर रहे थे। कुछ लोग अंग्रेजी का समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग अंग्रेजी का समर्थन कर रहे थे। तो इसका निष्कर्ष हिंदी राजभाषा बनाई गई और अंग्रेजी कार्य भाषा बनाई गई। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? जो हिंदी थी उसे तो राजभाषा बना दिया गया और अंग्रेजी जो थी उसे कार्यभाषा बना दिया। मतलब हिंदी जो है हमारे देश में बोली जाएगी और हमारे जो देश के जो कार्य हैं वो इंग्लिश में होंगे। ये था मतलब जो सरकारी कागज़ वगैरह आएंगे, सरकारी दस्तावेज जो आएंगे वो अंग्रेजी में आएंगे। ये था। अब आता है वर्चस्व कब है। गंगूबाई ने धुलेकर का विरोध किया। तो धुलेकर ने जब संविधान बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने का सुझाव दिया, तो उसमें संविधान सभा में एक नेता थी गंगूबाई, उन्होंने क्या किया, धुलेकर का विरोध किया। दक्षिण में गंगूबाई ने हिंदी ना बोलने के कारण उनका विरोध किया। तो गंगूबाई ने ये कहा कि दक्षिण में कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब भारत का हिस्सा नहीं है, तो इस हिसाब से तो भारत का हिस्सा है ही नहीं वो। आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा। गंगूबाई ने कई हिंदी स्कूल खोले और कक्षा चलाई। जो गंगूबाई थी उस समय उन्होंने कई हिंदी स्कूल खोलवाए थे और कई मतलब क्लासें चलाई थी बच्चों की, मतलब कक्षाएं चलाई थी पढ़ाने के लिए बच्चों को। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया जिसमें उर्दू और हिंदी दक्षिण में कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब भारत का हिस्सा नहीं है, तो इस हिसाब से तो भारत का हिस्सा है ही नहीं वो। आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा। गंगूबाई ने कई हिंदी स्कूल खोले और कक्षा चलाई। जो गंगूबाई थी उस समय उन्होंने कई हिंदी स्कूल खोलवाए थे और कई मतलब क्लासें चलाई थी बच्चों की, मतलब कक्षाएं चलाई थी पढ़ाने के लिए बच्चों को। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया जिसमें उर्दू और हिंदी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया जिसमें उर्दू और हिंदी शामिल थी। जो मतलब हिंदी थी उसे राष्ट्रभाषा बनाया गया जिसमें हिंदी और उर्दू मतलब हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया जिसमें हिंदी और उर्दू शामिल थी। मतलब क्या था, जो थी मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया जिसमें मतलब उर्दू भी शामिल थी और हिंदी भी शामिल थी। इस भाषा के कारण उर्दू विलेपन हो गई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया जिसमें हिंदी जो थी
हिंदी अलग थी और उर्दू अलग थी। अभी तक तो क्या था, हिंदुस्तानी जो थी अलग एक साथ चल रही थी, उसमें उर्दू के वर्ड भी बोले जाते थे और हिंदी के वर्ड भी बोले जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि सिर्फ हिंदी ही राष्ट्रभाषा रह गई। इससे क्या हुआ कि उर्दू विलुप्त हो गई, मतलब गायब सी हो गई उर्दू भारत से। उस बहुत कम लोग, आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत कम लोग उर्दू बोलते हैं। कई नेताओं ने कहा कि जब लोग हिंदुस्तानी भाषा स्वीकार कर चुके थे, अंत उसे ही स्वीकार किया 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 मतलब क्या था, मतलब कई नेता ये कह रहे थे कि जब जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो हमने चर्चाएं की थी, तो उसमें कई लोग हिंदी को स्वीकार कर चुके थे। तो अब ये बात क्यों उठ रही है कि किसको राजभाषा बनाया जाए, किसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए? कि जब बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो आप राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाइए, ये कहते थे। तो बच्चों, आज हमारे संविधान वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें।